नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आज हमारा बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इम्पोर्टेंट इस वजह से होगा क्योंकि आपके इंडियन कोस्ट गार्ड इंडिया के अंदर रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जॉब निकाली गई है। मैं आपको बता दूं, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, यानी कि एक सरकारी जॉब जो कि डिफेंस का काम, सिक्योरिटी का काम होता है, जो कि एक आर्म्ड फोर्स के अंदर आता है। इंडियन कोस्ट गार्ड उसके अंदर इंडिया यानी पूरे इंडिया कंट्री के अंदर ये जॉब निकाली गई है। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे इस पोस्ट पर, इस जॉब पर, वो अप्लाई कर सकते हैं पूरे इंडिया कंट्री से। उसी से रिलेटेड मैं इस पूरे वीडियो के अंदर, इस पूरे वीडियो के दौरान उस पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इसका नोटिफिकेशन दिख जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। रही बात इस जॉब के एक एक लिंक की, तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वहां से भी आप इस पर पहुंच सकते हैं। और ये आपका जो कैरियर देख रहे हैं, ये जो कैरियर्स करके ऑप्शन आपको दिख रहा है अबाउट अस के राइट साइड में, इसमें ही लिखा हुआ है आपके नए नोटिफिकेशन कौन कौन से हैं। बाकी आप यहाँ से भी देख रहे हैं, सारे नोटिफिकेशन से रिलेटेड ही आपको बताए गए हैं। अब मैं यहाँ से चलूँगा नोटिफिकेशन को डिस्कस करने जॉब से रिलेटेड। तो 350 ऐसे जो है कैंडिडेट होंगे जो कि जिनको ये मौका मिल जाएगा, यानी जिनको ये जॉब मिल जाएगी इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर। तो मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उसके अंदर ये जो 3 अलग अलग तरह की पोस्ट निकाली गई हैं, नेविक जनरल ड्यूटी के लिए, और नेविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, और तीसरा आपका यंत्रिक। तो ये तीनों के तीनों जो है ये इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर ही आपको ये जॉब करनी है। अब इंडियन कोस्ट गार्ड एक डिपार्टमेंट है, आप कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। जो काम क्या कर रहा है, वो काम ये कर रहा है, वो सिक्योरिटी देने का काम कर रहा है, जो कि एक आर्म फोर्सेस की तरह वो काम करेगा। तो उसके अंदर यहाँ पर वैकेंसी जो भी निकाली गई है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। मेनली यहाँ पे एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसीजर, आपकी एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सैलरी, वर्क बेनिफिट, रिलैक्सेशन, फॉर्म की फीस, डेट्स, सिलेबस, एक एक चीज़ डिस्कस की जाएगी। फॉर्म आप देखिए 22 सितंबर के 5:30 इवनिंग तक भर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन यही है कि मेल इंडियन सिटीजन, यानी कि आप अगर इस वीडियो को मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, मेघालय, मणिपुर, तेलंगाना, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या फिर किसी भी ऐसे राज्य से देख रहे हैं जो भी भारत के अंदर आता है, तो आपके लिए ये वैकेंसी रहेगी। आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ मेल के लिए वैकेंसी रहेगी और आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं इंडिया के अंदर। तीनों पोस्ट के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है और ये सारे आर्म्ड फोर्सेस के अंदर आते हैं। आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन, इंडियन कोस्ट गार्ड एक उस डिपार्टमेंट है जो आर्म्ड फोर्स में आता है। क्वालिफिकेशन यही है, अगर आप नेविक के लिए अप्लाई करेंगे, नेविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, तो उसमें आपकी 10th पास मांगी जाएगी क्वालिफिकेशन। और उसमें आपका जो है काउंसिल बोर्ड, स्कूल ऑफ एजुकेशन से रजिस्टर्ड, रिकोगनाइज होना चाहिए वो बोर्ड, ये आपको बोला गया। इस काउंसिल से रजिस्टर्ड अगर आपका सीबीएसई, आईसीएसई जो भी बोर्ड होगा, अगर वो इससे रिकोगनाइज होगा तो आप यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे जॉब पे। नेक्स्ट है यहाँ पे जनरल ड्यूटी नेविक के लिए, इसमें 12th पास लिया जाएगा, सेम काउंसिल से रिकोगनाइज। मेन आप ये देख लीजिए, साइंस स्टूडेंट अप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि फिजिक्स और मैथ साइंस के स्टूडेंट्स के पास होती है। साइंस में भी अगर पीसीएम है, पीसीएम भी, तो वो अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। यानी उनका 12th पास प्लस साइंस स्ट्रीम प्लस मैथ प्लस फिजिक्स, ये सब्जेक्ट्स आपके देखे जा रहे हैं। रही बात अब यंत्रिक की, तो यंत्रिक में 10th पास बोला गया है, और साथ में यहाँ पे बोला गया कि आपका डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल में, या फिर 10th पास, यानी 12th पास जरूरी नहीं है। 10th पास है अगर कैंडिडेट, 12th नहीं पास है, डायरेक्ट डिप्लोमा करा, और डिप्लोमा आपने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन जैसी चीज़ों में करा, तो आप 3 या 4 साल का उस डिप्लोमा पीरियड वाला आप यहाँ पे AICTE के तहत उस, वो अगर रिकोगनाइज्ड है, अप्रूव्ड है, तो आप उसको वहाँ से उस पेपर्स के बेस पर, उस सर्टिफिकेट्स के बेस पर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आपका ये है कि 10th 12th, या फिर आप ऐसा देख लीजिए कि 10वीं 12वीं दोनों पास हो आपका काउंसिल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से, और साथ में आपका डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सब चीज़ों, बाकी सारी चीज़ों में। यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर आपने 10th के बाद 12th कर लिया है तो यहाँ पे आपका डिप्लोमा 2 साल का भी वैलिड ले लिया जाएगा। लेकिन अगर 10th के बाद 12th नहीं करा है और डिप्लोमा करा है इन फील्ड्स में, तो आपका 3 साल या 4 साल का माना जाएगा। अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट डिप्लोमा फॉर रिक्रूटमेंट इन यंत्रिक कैडर इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन, बहुत सारी जो फील्ड यहाँ पे दिखाई गई,
उसमें हम इक्विवेलेंट डिप्लोमा फॉर रिक्रूटमेंट हम जान लेते हैं, मतलब कि कौन कौन से डिप्लोमा है। जैसे आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से डिप्लोमा है जो दिए माने जाएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि पावर सिस्टम में रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट डिप्लोमा फॉर रिक्रूटमेंट के लिए यंत्रिक की मैंने आपको बताई कि यंत्रिक जो लिया जा रहा है, यंत्रिक कैडर में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सारी फील्ड रहेंगे। तो इसमें एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, ये सारे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो जाएंगे डिप्लोमा। ये सारे आप देख लेंगे, इसमें से अगर कोई भी डिप्लोमा हो तो आप उस हिसाब से अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो या पावर और इंजीनियरिंग डिप्लोमा में आप देखेंगे तो यहाँ पर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होनी चाहिए, ये सारे आपके रहेंगे। तो यहाँ पे आपको अलग अलग टेबल वाइज बता दिया गया है कि आपके फील्ड के अंदर कौन कौन से इंजीनियरिंग किस किस फील्ड से एक्सेप्ट किए जाएंगे, कौन कौन से वहाँ पर ऐसे ट्रेड्स कह सकते हैं वो यहाँ पर एक्सेप्ट किए जाएंगे, यानी कि उस फील्ड से कौन कौन से आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये कैंडिडेट आर फील्ड मार्क्स टू फिल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट एज मेंशन इन देयर मार्कशीट वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट फिलिंग मार्क्स इन द फॉर्म प्लीज लीड टू बी कैंसल ऑफ कैंडिडेट, मतलब आपका फॉर्म कैंसिल करा जाएगा अगर आप यहाँ पर ऐसा करते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने सारे सब्जेक्ट के मार्क्स जो है जो भी मेंशन है मार्कशीट में वो आपको फिल करने पड़ेंगे फॉर्म में, और वो सारे करेक्ट फिल करने हैं। अगर आप रॉन्ग फिल करते हैं तो वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन कैंसिल होगी। अब कैंडिडेट अपियरिंग फॉर अप्लाइंग फॉर पोस्ट जो यंत्रिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड नॉट इन पोजेस ऑफ ओरिजिनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रायर स्टेज सेकेंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज़ टू मैंडेटरीली bring and upload provisional certificate duly signed by college during conduct of stage 2 recruitment. However, it is mandatory to bring their original diploma certificate during conduct of stage 3 if not in possession of original document at stage 3 then there can। अब देखिए आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या बोला गया। जैसे आप यंत्रिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप नेविक में अप्लाई नहीं कर रहे, यंत्रिक में कर रहे हैं, तो यंत्रिक पोस्ट में बोला गया कि नॉट इन पोजेशन ऑफ ओरिजिनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रायर। आपको स्टेज 2 के रिक्रूटमेंट से पहले आपको अपना ओरिजिनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट रेडी रखना होगा, और सेम रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज़ बीन मैंडेटरी, और फिर उसको अपलोड करना पड़ेगा और अपने कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी जो भी होगा वहाँ से साइन करा के। सिंपल कहने का मतलब यही है कि आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी होंगे उनको आपको इस समय तक स्टेज 2 तक या 3 तक उसको अवेलेबल करा लेना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। एज यहाँ पर ये है 18 से 22 साल के बीच के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। जो भी इंडियन सिटीजन में जो भी मेल कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, फीमेल हो तो वो अपने रिलेटिव्स में बता दें, जो मेल्स हो इस एज ग्रुप के वो अप्लाई कर दें एलिजिबिलिटी देखकर। 18 से 22 में कैंडिडेट शुड बी बोर्न, आप देखेंगे तो 1 मई 2002 से लेकर 30 अप्रैल 2006 के बीच की डेट है, और ये डेट इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड है इन तीनों पोस्ट के लिए। इन तीनों पोस्ट पे सेम डेट रखी गई है। और नेक्स्ट आपको बोला गया है कि SC/ST अगर है, मतलब कि अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स, SC/ST को 5 साल का और 3 साल का OBC को, ये सब हमेशा जैसे मिलता है ये गवर्नमेंट जॉब में यहाँ भी मिलेगा। आपके कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलेगा एज में कि मैक्सिमम एज लिमिट इतनी बढ़ा दी जा सकती है कैटेगरी वाइज। वैकेंसी यहाँ पे टेंटेटिव है, मतलब कि कंफर्म्ड नहीं है, बट ये वैकेंसी आप कंफर्म मान भी सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ ही चेंज आता है, ज़्यादा चेंज नहीं आता है। सबसे पहले आप जनरल ड्यूटी नेविक देखेंगे तो टोटल उसमें 260 वैकेंसी है। अगर आपको चांस चाहिए कि कंफर्म कि भाई हमें तो चाहिए ही चाहिए जॉब, तो आप जनरल ड्यूटी वाले नेविक में अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट में, क्योंकि यहाँ पे चांस ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। सेम अगर कैटेगरी में भी देखूँ तो यहाँ पे 104 तो नेविक में बता दी, फिर EWS में 27 बताई, वहीं OBC यानी अदर बैकवर्ड कास्ट में 52 बताई गई। सेम अगर नेविक डोमेस्टिक ब्रांच में देखेंगे तो वहाँ पे 30 वैकेंसी हैं। और फिर उसके बाद आपका यंत्रिक 3 है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। इन 3 के अंदर आपके बहुत सारे आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल भी बहुत तरह की इंजीनियरिंग होती है अलग अलग फील्ड में, तो उस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे अप्लाई करते समय। अब ये वैकेंसी टेंटेटिव है, इसको बदलेंगे तो अगर तो कोस्ट गार्ड की तरफ से बदली जाएगी, नहीं तो आपको बता दिया जाएगा जब भी बदली जाएगी।
सिलेक्शन प्रोसीजर यही है, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा इस ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन स्टेज 1, 2, 3 एंड 4 एक्सप्लेन इन डिटेल एट पैरा 6। पैरा 6 आपको भी दिखाऊंगा, उसमें एक्सप्लेन करा हुआ है मीटिंग द लेट डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन एंड द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल फॉर द पोस्ट क्लियरिंग ऑफ स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस इन ट्रेनिंग इज कंपल्सरी फॉर रिक्रूटमेंट इन Indian Coast Guard ICG. All candidates will be compulsory subject to be identity check प्रायर कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ स्टेज। अब देखिए आपको क्या बोला गया, आपको ये बोला गया कि जितने भी कैंडिडेट होंगे यहाँ पे उनको कंपलसरी है कि सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको वेरीफाई करना है हर एक चीज़ का, अपनी आइडेंटिटी और हर एक चीज़ कि वो वैलिड, एक एक चीज़ जो अपनी दे रहे हैं फॉर्म के साथ वो एक एक चीज़ वैलिड हो, और ये अपने एग्ज़ाम से पहले ये सारी चीज़ें चेक होंगी। और एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम आपका फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड इस तरीके से होगा। जो आपका मैंने आपको बताया था एक एग्ज़ाम हो रहा है यहाँ पे कोस्ट गार्ड का एग्जामिनेशन होगा, वो एग्ज़ाम आप देंगे जिसको हम CGEPT कर ये नाम से बोल रहे हैं शॉर्ट में। द आइडेंटिटी चेक विल इंक्लूड्स वेरिफिकेशन मैचिंग ऑफ फॉलोइंग एट ऑल स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर। अब मेन बात आप देख लीजिए, यहाँ पे 4 स्टेज में एग्जाम हो रहा है। मेन फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट इन एप्लीकेशन फॉर्म विद फेशियल फीचर, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द कैंडिडेट एट स्टेज। हर स्टेज पर आपको अपने फोटोग्राफ को कैंडिडेट को जो है देने पड़ेंगे, फेशियल फीचर्स और फिजिकल अपीयरेंस अपनी, मतलब खुद को वहाँ पे प्रेजेंट होना है सारी स्टेज पे। नेक्स्ट यहाँ पे बायोमेट्रिक होगा, ओनली लेफ्ट हैंड थंब, मतलब कि उल्टे हाथ वाला, मतलब कि लेफ्ट साइड में जो आपका हैंड है उसमें जो आपका थंब है उसके लिए, यानी कि ओनली लेफ्ट हैंड लेफ्ट थंब बायोमेट्रिक्स, उसका बायोमेट्रिक्स होगा। उसका मतलब आप अंगूठा लगाते हैं उसको बायोमेट्रिक्स बोलते हैं, बट ये जब डिजिटल होता है तो उसको हम बायोमेट्रिक्स बोलते हैं। अगर आप सिंपल स्टैम्प जैसा लगाएंगे पेपर में तो वो तो थंब इम्प्रेशन हो जाता है, मतलब थंब हो जाएगा, सिर्फ अंगूठा लगाना जिसे हम कहते हैं। दूसरे जगह पे इसको अगर हम डिजिटली करते हैं तो उसको बायोमेट्रिक कहा जाता है। विल बी कैप्चर्ड एट द स्टेज 1 रिक्रूटमेंट पे होगा। इन केस द बायोमेट्रिक जो है वो कैप्चर नहीं होता है स्टेज 1 में, देन द बायोमेट्रिक ऑफ राइट, फिर वो राइट हैंड का कैप्चर किया जाएगा। और ये सारे प्रोसेस हैं, ये सारा प्रोसेस आप देख लेंगे कैसे होंगे। 4 स्टेज होंगे मैंने बता दिए हैं। सिग्नेचर अपलोड करेंगे आप फॉर्म में ही, फॉर्म में एक पेपर पर सिग्नेचर करेंगे आप उसको, और उसको फिर फाइल बना के अपलोड कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर यह है कि नोट, आपके कुछ नोट लिखे हुए हैं। अब मैं एग्ज़ाम का वो पूरा पैटर्न बताता हूँ। पहला स्टेज जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रोविजनली पास और फेल ये चीज़ चेक करी जाएगी। और एट स्टेज 1 कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई विल बी चेक अगेंस्ट द डिटेल फिल्ड बाय कैंडिडेट इन फॉर्म। द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन वाइल अपलोडिंग एट देयर रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन सेंटर। यानी कि जो पहले स्टेज 1 का एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो हो रहा है ये, इसमें आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। उसमें बताया जाएगा आप पास हैं या फेल है, मतलब आप आगे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। उसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट, अपने वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ देंगे, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसी चीज़ें, वोटर ID कार्ड जैसी चीज़ें, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक चीज़ दिखा सकते हैं। एक कलर प्रिंट आउट एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड होगा इस एग्ज़ाम का, वो आप दिखाएंगे। ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट नॉट अलाउड, यानी कलरफुल रहेगा ये। और सेकंड आपका रहेगा इन नंबर ऑफ पासपोर्ट साइज आपका 2 इन नंबर ऑफ पासपोर्ट साइज, मतलब कि 2 फोटो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होंगे आपको विद सिमिलर फेशियल फीचर, मतलब कि आपका फेस और उस फोटो का फेस सेम मैच करें, मतलब आप फोटो जो दे रहे हैं वो अपनी ही दें, ये आपको बोला गया। यानी फॉर्म में जो अपलोड करें वही दे, ये चीज़ आप ध्यान रखें। मतलब आप अगर अपनी भी फ़ोटो दे रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप कहें कि भाई मैं ही कैंडिडेट हूँ, ये भले ही मेरी फ़ोटो दूसरी है और मैं यहाँ पे दूसरी है ना, तो और वो कि मेरी ही फ़ोटो है, तो ऐसा ना हो कि आप फॉर्म में दूसरी दें और वहाँ पे सबमिट दूसरी करें, सेम फ़ोटो रहेंगी। SC ST एप्लीकेंट ओनली, उनके लिए कुछ बोला गया कि ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसी चीज़ें दिखाएंगे वो, अगर उनको रिलैक्सेशन चाहिए होगा। और बाकी चीज़ों के लिए बायोमेट्रिक्स के बारे में बताया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कैंडिडेट क्या है टू टेक फॉलोइंग टेस्ट डिपेंडिंग ऑन पोस्ट अप्लाइड। अब अगर जैसे मानेंगे आप कि पोस्ट अप्लाइड जो कैंडिडेट नेविक में अप्लाई कर रहे हैं और वो जो है DB में अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि वो ब्रांच में अप्लाई कर रहे हैं, डिवीज़न ब्रांच में आप अप्लाई कर रहे हैं, जनरल ड्यूटी में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो रिटन टेस्ट में सेक्शन 1 होगा, जिसमें पासिंग मार्क्स आपको 30 लाने पड़ेंगे। अगर आप किसी अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और रिजर्वेशन में रहेंगे तो आप 27 मार्क्स लेंगे, यानी कि 10% का रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको मार्क्स में मिलेगा। 10% आप कैसे बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि 30 मार्क्स हैं, 30 का 10% रिलैक्सेशन आपको दे रहे हैं, यानी कि 3 नंबर का रिलैक्सेशन रहेगा। रिमार्क इसमें कुछ भी नहीं है। अगर कोई नेविक है जो नेविक में अप्लाई कर रहा है जनरल ड्यूटी में, तो सेक्शन 1 और 2 मिला के दोनों को 20 सेक्शन 1 और
30 सेक्शन 1 में और 20 सेक्शन 2 में, टोटल 50 नंबर लाएगा अनरिजर्व से। पासिंग इन सेक्शन 1 एंड 2 सेपरेटली, अलग अलग पास होना है, ये बात याद रखिएगा। उसमें 30 और उसमें 20 ऐसे करके लाने होंगे। यांत्रिक के लिए भी लिखे हुए हैं, तो आप ये सब देख सकते हैं। ये सारे पासिंग क्राइटेरिया लिखे हैं, ये एग्जाम के रिलेटेड है। एक्सप्लेन इन पैराग्राफ 5 अबव द। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये अभी स्टेज 1 का एग्जाम का सारा कुछ बताया गया। अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल ऑफ वेरियस सेक्शन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन आर एस फॉलोज। अब जैसे नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेक्शन 1 जो हो रहा था, वो डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन ये है कि वो 60 नंबर का हो रहा है। अब देखिए, अब 60 नंबर के सेक्शन में आपको 30 नंबर लाने हैं, यानी 50% मार्क्स उसमें लाने हैं अगर आप एक अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। टाइम उसमें मिलेगा आपको 45 मिनट्स का। बिल्कुल एक एक चीज़ टेबल फॉर्म में दी हुई है, बहुत अच्छे तरीके से दी हुई है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेंगे, यानी 1 मार्क का हर एक क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपका सब्जेक्ट वाइज एलोकेशन ऑफ क्वेश्चन, यानी कि मैथ्स में 20, साइंस में 10 यानी 10, इंग्लिश में 15, रीजनिंग में 10 और जीके में 5 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। पासिंग मार्क्स की बताऊं तो यहाँ पे 30 मार्क्स मैंने आपको ऊपर जो बताया वो सेम रहेगा। सिलेबस 10th के बेस पर रहेगा। जैसा आप जानते हैं कि इस पोस्ट के लिए मैंने जैसा बताया भी था कि नेविक में आपका 10th 12 जैसी मांगी जा रही है। डिप्लोमा जो मांगा जा रहा था यांत्रिक में मांगा जा रहा था, यानी उसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ली जा रही थी। सेक्शन 2 में आपका मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेंगे, उसमें से टाइम 30 मिनट्स के अंदर आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे और मैथ्स और फिजिक्स दोनों के 25-25 क्वेश्चन होंगे। तो ये कौन से सेक्शन से आ रहा है? तो ये आपका आ रहा है, ये जनरल ड्यूटी वाले से आ रहा है, नेविक के लिए ही, जिसमें आपका 12th पास मांगा जा रहा था, लेकिन उसमें आप फिजिक्स और मैथ्स मांगी जा रही थी। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप सेक्शन 3 4 ये सारे चेक करेंगे अपने हिसाब से। अब ऐसा मत समझना कि सारे सेक्शन आपको सबको अटैम्प्ट करना है, सिर्फ अपने वाले को अटैम्प्ट करेंगे जो आपके पेपर में होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, कंप्यूटर पे पेपर लिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक करेक्ट होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप किसी पे भी टिक करके आ जाइए, क्वेश्चन खाली मत छोड़िए। अब सिलेबस की बता देता हूँ। सेक्शन सिलेबस इन पांचों सेक्शन का सिलेबस डिस्कस करते हैं, जो कि आपको कोस्ट गार्ड की वेबसाइट से मिल जाएगी, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्टेज 2 जो रहेगा उसमें आपका बेस जो आपका पहले वाले परफॉर्मेंस दिया आपने स्टेज 1 पे, उसके बेस में स्टेज 2 पे पहुंचेंगे। उसका एडमिट कार्ड निकालेंगे, उसके बाद फिर उसमें एग्ज़ाम, फिर उसका आप एग्ज़ाम देंगे। उसमें आपका असेसमेंट टेस्ट और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें होंगी। फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। अब फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका पीएफटी जो लिया जा रहा है, उसमें आपको बोला जा रहा है अपने खुद के रिस्क पे देंगे, मतलब कि आप अगर फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको कुछ भी हो जाता है ये सब करते हुए, तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। हो सकता है आपसे एक डिक्लेरेशन भी साइन करा लिया जाए, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट आपको बताता हूँ 1.6 किलोमीटर रन टू बी कम्प्लीटेड इन, आपको 7 मिनट में करना है। फिर 20 स्क्वाट्स अप करने हैं, जो कि जिसको हिंदी में ये दूसरी लैंग्वेज में बताया गया है कि क्या बोलते हैं। 10 पुशअप्स करने होंगे, ये सब करने होंगे। ऑल 3 टेस्ट जितने भी हैं आउट इन कॉन्टीन्यूटी विदाउट एनी ब्रेक, ये सारे बिना किसी ब्रेक के करने होंगे। एनी ब्रेक इन 3 टेस्ट विल लीड टू बी फेलिंग, मतलब अगर आप इस 3 में भी ब्रेक करते हैं, मतलब आप अगर एक 1600 किलोमीटर या फिर 1.6 किलोमीटर अगर आप भाग रहे हैं 7 मिनट के अंदर, भाग के कंप्लीट कर लेना पहले आप इसको। फिर आप 20 स्क्वाट्स कर लेना और 10 पुशअप्स कर लेना। आप इतना मतलब इतना मोटिवेट हो जाए, मतलब इस तरीके से अपना जो है वार्म अप करें कि आप ये तीनों चीज़ें अच्छे से कर लें। ये तीनों चीज़ें आपको कंटिन्यूस करनी है कि आपकी जॉब कैंसिल ना हो, इस पर ज़्यादा ध्यान दें। अब मैं बताऊँ नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी, आपको बताई गई थी। फॉर्म की सारी चीज़ें अपलोड करी जाएंगी, वो सारी ले जाएंगे आप, ये सब होगा। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, मेडिकल से रिलेटेड आई चेक होगी, आपकी आंखें चेक हो सकती है, ईयर चेक हो सकता है, नोज़, आपके फिटनेस और ये मेडिकल से रिलेटेड थिंग्स चेक होंगे। उससे रिलेटेड आप इस चीज़ को पूरा रीड करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी फॉर स्टेज 3 के लिए। अब ये स्टेज 2 कंप्लीट हुआ, अब स्टेज 3 होगा, उसके लिए लिखा है। उसमें क्या क्या होगा वो लिखा गया है। स्टेज 3 में आपको बताया था, स्टेज 2 और 1 को पास करने वाले 3 में जाएंगे, और 3 में वो क्या करेंगे, प्रधान वैकेंसी अवेलेबल ट्रेनिंग एट, आपकी फिर आईएनएस चिल्का में ट्रेनिंग ली जाएगी एंड विल बी इशूड विद प्रोविजनल ई एडमिट कार्ड दिया जाएगा आपको। ड्यूरेशन ऑफ 3 यानी कि स्टेज 3 इन 1-2 डेज। स्टेज 3 इन्वॉल्व्स फॉलोइंग इन, इसमें आपके फिर डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे सारे, सब कुछ चेक होगा सब करेक्ट है या नहीं है। फिर आपका फाइनल मेडिकल होगा, जो अब ये फाइनल मेडिकल हो रहा है वो स्टेज 2 में जो मेडिकल हुआ उसके बाद फिर लिया जाएगा, जो कि आईएनएस चिल्का में लिया जाएगा। आईएनएस चिल्का एक लोकेशन होगी, आप देख लेंगे कहाँ पे इंडिया के अंदर, वहाँ आपको जाना है।
कल्याणी में रहेगा ये आपका निवारिनी INHS कल्याणी में ये जगह पे है। आप इसको लोकेशन वाइज चेक कर लेंगे, वहाँ आपको जाना होगा। अब स्केड्यूल जो रहेगा आपका कंडक्ट करने का फाइनल मेडिकल का, वो कैसे रहेगा वो लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट आप चेक कराएंगे, वही सब है। स्टेज 4 लिखा हुआ है, क्या होगा उसके अंदर। स्टेज 4 के बाद ही आप जब ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे, फिर आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे चारों स्टेज के बाद फिर वही लोगों को जॉब मिलेगी। हाउ टू अप्लाई में आप पहले क्या करेंगे, पहले मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं इंडियन कोस्ट के यहाँ वेबसाइट पे आया हूँ। इंडियन कोस्ट के वेबसाइट पे ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप जाएँ अप्लाई करें। नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ से आपको ईमेल आईडी पासवर्ड दिख रहा है, तो ये वही कैंडिडेट डाल सकता है जो रजिस्टर्ड है। अब कोई मान लीजिए किसी ने अप्लाई नहीं किया तो क्रिएट अकाउंट पर कर देगा क्लिक। अपनी सबसे पहले ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अपनी पर्सनल डिटेल, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर और अपना नाम और कुछ एड्रेस जैसी कुछ डिटेल्स हो सकती है मांगी जाए। हाँ, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड है। तो फिर आप ये सब भर के फिर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद फॉर्म भरने की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। फॉर्म भरने में अपने डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स अपलोड करेंगे, फ़ोटो साइन ये सब अपलोड करके और डिटेल्स फिल करके कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ़ीस पेमेंट करेंगे। एंड में फ़ीस पेमेंट करने के बाद आप उसका रिसिप्ट लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। ये सब आपका प्रोसेस होगा अप्लाई करने का। इसको चाहे तो रीड कर सकते हैं, मैंने वही सब डिस्कस किया है यहाँ पे। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली, ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई कैंडिडेट ध्यान नहीं रखता है कि वो सोचता है कि मैं सब पे अप्लाई कर देता हूँ, कोई एक जॉब तो मिल ही जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा ना करें, ये ग्लिच हो जाता है। इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट पे अप्लाई करें, क्योंकि एक ही पे जॉब मिलेगी। एक से ज़्यादा पे अप्लाई करेंगे तो दूसरी तो बात की बात है, पहली वाली भी चली जाएगी, एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चेक करेंगे। इससे रिलेटेड आपको क्वेरी हो या हेल्प हो तो वहाँ यहाँ चेक करें, नहीं तो कमेंट में भी आप अपना बता सकते हैं। ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, वही जो सेम मैंने ऊपर बताया वही सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं। हर पोस्ट के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट है। जैसे कि मैंने बोला भाई, अगर नेविक है तो नेविक में भी किसी में जिसमें 10th क्वालिफिकेशन मांगी तो वहाँ 10th के ही सर्टिफिकेट देंगे, ना कि आपको 12th के भी दें। अगर 12th जहाँ पे मांगे तो वहाँ 10th 12th दोनों के देंगे। तो इस तरीके से आपका रहेगा। तो इस तरीके से आप ये सब दिखाएंगे। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की। तो एग्जामिनेशन फ़ीस यही है, SC ST कैंडिडेट और रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स को छोड़ के बाकी सारे कैंडिडेट 300 रुपीज़ पे करेंगे इस फॉर्म के लिए। और ये आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तभी इस चीज़ को पे कर देंगे। तो ये हमने फ़ीस की बात भी कर ली। नोट में कुछ पॉइंट दिए हैं। एग्जामिनेशन सिटी में बता दूं आपको, कैंडिडेट इज़ गिव टू 5 प्रेफरेंस फॉर एग्जामिनेशन सिटी। 5 ऑप्शन दिए जाएंगे पहले और दूसरे स्टेज के लिए। कैंडिडेट आर टू फिल फर्स्ट चॉइस विद इन, वो पहली चॉइस उसको 30 किलोमीटर के अंदर अंदर लेनी है फ्रॉम द प्रेजेंट कम्युनिकेशन रेजिडेंट। मतलब मान लीजिए कोई कैंडिडेट दिल्ली में रह रहा है, मैं सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो दिल्ली में भी अगर वो किसी डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है, सपोज मान लीजिए दिल्ली में वो साउथ दिल्ली में रह रहा है, साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे भी रह रहा है वो उस एड्रेस से 30 किलोमीटर्स की दूरी तक वो एक सेंटर चूज़ करेगा। फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट ऐसा चूज़ करेगा जो कि और पास हो। ऐसा हो जैसे इफ़ नो एग्जामिनेशन सिटी इज़ विद इन, अगर उसके 30 किलोमीटर में नहीं है करंट एड्रेस के हिसाब से कोई भी नियरेस्ट एग्जामिनेशन सिटी फ्रॉम करंट एड्रेस हैज़ टू बी फर्स्ट, तो फिर वो थोड़ा और पास वाला चुन लेगा। इस तरीके से एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करेगा वो, और 5 ऐसे ऑप्शन चूज़ करेगा। तो ये आप अपना फॉर्म में ही चूज़ करेंगे। अब एग्ज़ाम बता देता हूँ मैं, पहला एग्ज़ाम कब हो रहा है। स्टेज मैंने आपको जो बताए, तो पहला स्टेज आपका होगा मिड दिसंबर में, यानी कि दिसंबर में होगा। यानी कि आपके लास्ट मंथ के 15 तारीख के आसपास हो रहा होगा ये एग्ज़ाम, तीनों पोस्ट के लिए पहला स्टेज। दूसरा स्टेज आपके जनवरी के मिड में होगा। फिर उसके बाद स्टेज थर्ड जो होगा वो उसका आपको फेबररी और मार्च में कुछ भी नहीं होगा, सीधा अप्रैल में होगा ये एग्ज़ाम। 2024 में ये हो रहा होगा आपका। अब नोट में आप देखें, यहाँ पे नोट में जो भी डिटेल दी हुई है, सारे नोट वाली सारी डिटेल रीड करें, क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी होती हैं, कवर करनी होती है, तो सारी कवर नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट, रिजल्ट डिक्लेरेशन कैसे होगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कौन कौन से रहेंगे हर स्टेज पे, मैंने आपको बताया हर बार चेक होगा, हर स्टेज के बाद चेक होंगे पेपर्स आपके, वो यहाँ पे आपको बोला गया। मेडिकल स्टैंडर्ड दिखाया। अब देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड में अब मैं आपको क्लियर करता हूँ। मेडिकल स्टैंडर्ड में वैसे आपको बोला गया हाइट रहेगी मिनिमम 157 सेंटीमीटर वाली जो भी कैंडिडेट्स होंगे हाइट में, मेल के लिए ये जॉब सारी तो उनकी मानी जाएगी।
और 5 सेंटीमीटर रिड्यूस करी जाएगी 157 सेंटीमीटर से उनके लिए जो असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। अब कोई कैंडिडेट ये भी पूछ सकता है कि भाई इनके लिए ही क्यों रिलैक्स करी, हमारे लिए क्यों नहीं करी, हमारे एरिया में क्यों ऐसा ऐसा हुआ। तो देखिए एक नेचर की वजह से भी हाइट हो जाता है हमारे को, हम एरिया वाइज हम देखते हैं तो एरिया के कारण, वहाँ के रहन सहन, खाने पीने और बहुत सारी चीज़ों के कारण ऐसा हो जाता है। तो इस वजह से वहाँ पे एरिया वाइज यहाँ पे रिलैक्सेशन रखे गए हैं। तो उसी वाइज इसी तरीके से नागालैंड और इन जगहों को बताया गया है। हाइट स्टैंडर्ड में भी रिड्यूस बाय 2 सेंटीमीटर। जो लक्षद्वीप के होंगे, लक्षद्वीप जगह के होंगे तो उनको 2 सेंटीमीटर का उनको रिलैक्सेशन रहेगा। चेस्ट के लिए बोला गया कि इट शुड बी वेल प्रोपोर्शनेट। मिनिमम एक्सपेंशन उनका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जो फुला के आपका चेक कराया जाता है। फिर आपका आता है वेट का, तो वेट आपको बोला गया है प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज प्लस 10% एक्सेप्टेंस। मतलब आप देखेंगे प्रोपोर्शनेट हाइट, मतलब मान लीजिए किसी की 160 सेंटीमीटर हाइट है एंड उसकी जो एज है, उसकी जो भी एज होगी, मान लीजिए उसकी 20 एज है एंड प्लस 10% एक्सेप्टेबल, तो उसका 10%, तो उसका 10 यानी कि 20 का 10% हो जाएगा 2। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। आप इसमें नीचे फॉर्मूला भी देख सकते हैं, लगाया गया होगा वेट के लिए। हियरिंग में नॉर्मल आपको सुनाई देना होना चाहिए, नॉर्मल ईयरिंग जैसे हम करते हैं, मतलब नॉर्मल हम जैसे सुन पाते हैं वैसा होना चाहिए। टैटू अगर है बॉडी पे उससे रिलेटेड है। यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग भी होगी आपकी इन पोस्ट के लिए, जो कि आपकी अप्रैल एंड से चालू होगी। ट्रेनिंग बेसिकली एग्जाम के प्रोसेस के बीच में ही कराई जा रही है कि भाई उसमें क्या क्या काम होगा, उसकी ट्रेनिंग ले लो आप, वो जो आप काम करने वाले हैं। ये INS चिकला में चिल्का में होने वाली है सी ट्रेनिंग। एंड ये आपकी सी ट्रेनिंग रहेगी एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग रहेगी इन एलोटेड अलॉटेड ट्रेड, जो भी आपको मिला है उसके हिसाब से। तो बाकी आप यहाँ पे ट्रेनिंग से रिलेटेड पढ़ सकते हैं, क्या है, कौन कैसे अप्लाई करना है, कब कब अप्लाई करना है, या कैसे हम ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये कुछ कंडीशन है, आपका फॉर्म कैंसिल किस कंडीशन में होगा, ये वो लिखा गया है। अब इसके आगे ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसको जरूर रीड करना क्योंकि जॉब का सवाल है। कैंडिडेट्स आर टू एंटर मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट एज पर देयर रिस्पेक्टिव मार्कशीट। ये मैंने पहले ही क्लियर करा था, दोबारा लिखा गया है। एंट्री ऑफ इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट मार्क्स और एंट्रिंग, ये गलत मार्क्स आप मत देना अपने फॉर्म के अंदर, सही सही दे देना, बिल्कुल बिल्कुल एक एक चीज़ पॉइंट पॉइंट वाइज सही सही देना। ट्रैवल एक्सपेंशन, जैसे SC ST कैंडिडेट होंगे वो आर नॉट एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट विल बी दिल्ली सेकंड क्लास फेयर बाय ट्रेन। सेकंड क्लास की ट्रेन का उनको फेयर दिया जाएगा, मतलब कि उनका खर्चा उठाया जाएगा कोस्ट गार्ड की तरफ से। SC ST कैंडिडेट जो कि ना तो वो सेंट्रल इन गवर्नमेंट में किसी ऑफिस में काम करते हैं, ना ही स्टेट गवर्नमेंट में, तो उनको क्या, उनको बोला गया है कि उनको जो है ऑर्डिनरी सेकंड क्लास का फेयर दिया जाएगा ट्रेन का, गवर्नमेंट बस का या फिर गवर्नमेंट बस का हो सकता है, या स्टीमर चार्जेस एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से जो भी होंगे वो आपको मिल जाएंगे। बाय द शॉर्टेस्ट रूट इफ़ द होम स्टेशन इज़ बियॉन्ड, अगर 30 किलोमीटर से दूर है ज़्यादा, फ्रॉम द प्लेस ऑफ टेस्टिंग स्टेज 1 ऑन प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल टिकट्स, आपको अपने ओरिजिनल टिकट्स के सारे प्रूफ देने पड़ेंगे, तब आपको ये जो पैसा आपका लगेगा यहाँ पे टिकट्स का वो आपको मिल जाएगा। आर टू डाउनलोड द ट्रैवल फॉर्म एंड फॉर्म फ्रॉम, ट्रैवल फॉर्म आपको पहले डाउनलोड करना है, मैं बता देता हूँ, इंडियन कोस्ट गाइड के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। वहाँ से उस फॉर्म को जरूर फिल करना, तभी आपको पैसे मिलेंगे ट्रैवलिंग के, नहीं तो नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर यह है कि पे पर्क्स क्या क्या है, फ़ायदे क्या क्या है, आपको मैंने ये बताया नहीं था तो सब जान लीजिए। 21,700 रुपये आपको मिल रहे होंगे शुरुआत में ही, बेसिक पे लगते के साथ ही, प्लस डियरनेस अलाउंस रहेंगे, बाकी सारे फ़ायदे रहेंगे, जैसे कि ऑन नेचर ऑफ ड्यूटी है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, ये सारी चीज़ें होंगी। नेविक डोमेस्टिक ब्रांच में, यानी कि डिवीज़न या डोमेस्टिक ब्रांच जो भी थी आपकी, सेम सैलरी रहेगी और सेम फ़ायदे आपको यहाँ भी मिलेंगे। रही बात यंत्रिक की, तो यहाँ पे 29,200 रुपये इनके पे लेवल 5 रहेगा, इतने पैसे उनको पर मंथ मिलेंगे। साथ में उनको जो है यू विल बी पेड यंत्रिक पे प्लस DNS, मतलब आपको 6,200 रुपये प्लस इतने मिल रहे होंगे, प्लस DNS अलाउंस एंड अदर अलाउंस भी मिल रहे होंगे जो दूसरे पोस्टों को मिल रहे हैं। प्रमोशन और कैसे होगा यहाँ पर उसके रिलेटेड बात करी गई है। प्रमोशन प्रोस्पेक्ट एग्जिस्ट टू अप टू द रैंक ऑफ
प्रधान अधिकारी, प्रधान सहायक इंजीनियर विद एग्जिस्टिंग पे, जिसका 47,600 रुपये, लेवल 8 प्लस यंत्रिक पे उनका 6,200 इन केस ऑफ यंत्रिक्स ओनली with dearness allowance. Promotion to the officer cadre in subject to suitability and performance while in service as per regulation laid down to the subject. तो ये आपका लिखा गया है कि प्रमोशन होके इतना हो जाएगा और ये सब आपको बताया गया, यंत्रिक वालों के लिए बताया गया है। अदर बेनिफिट्स आप जहाँ पे देखेंगे तो फ्री राशन मिलेगा एंड क्लोथ्स मिलेंगे, कपड़े मिल जाएंगे अगर रूल्स में आते हैं तो, और मेडिकल, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट होंगे खुद के लिए और फैमिली के लिए भी। गवर्नमेंट एकोमोडेशन होगा फॉर सेल्फ एंड फैमिली के लिए इन अकॉर्डेंस विद द टेंट पॉलिसी इन वॉग्यू। और उसके बाद 45 डेज अर्नड लीव, इतने दिन की लीव मिलेगी, और एंड 8 डेज कैजुअल लीव मिल जाएगी हर साल में। हाँ, पूरे साल की लिखी गई है। ये सारे आप देखेंगे तो ये बेनिफिट सारे रीड कर सकते हैं। इंश्योरेंस से रिलेटेड भी रहेगा, इंश्योरेंस के फ़ायदे मिल जाएंगे। तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। एक तो गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी मिल रही है, अच्छी खासी पोस्ट है, रिस्पेक्ट अलग होगी और बहुत सारे फ़ायदे। तो मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया। मैं नेक्स्ट शायद मैं लास्ट पेज पे आ चुका हूँ। लास्ट पेज में आपको बोला गया है आप इसको स्कैन करके डायरेक्ट जा सकते हैं एप्लीकेशन पे। अगर आपने डायरेक्ट फाइल खोली हुई फ़ोन में, इसको स्कैन करें, डायरेक्ट अपने फॉर्म पे जाएं, नहीं तो नीचे वीडियो के नीचे से भी आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। मैंने आपको लास्ट डेट बता दी। ये पहला बैच है, आप देखेंगे तो 2024 के लिए ये पहला बैच रहेगा, मतलब कि 2024 वाले ईयर में ये पहला बैच होगा जिसकी जॉब लग चुकी होगी और वो अपनी इस जॉब को कर रहे होंगे इंडियन कोस्ट गार्ड में। इन पोस्ट के लिए जो मैंने आपको नेविक वाली बताई है, पूरे इंडिया के अंदर जॉब है। एलिजिबिलिटी चेक करें और अप्लाई करें, मैंने आपको बताई वही सब रहेंगी सारी, कुछ अलग इसमें नहीं होगा। मैं आपसे मिल रहा हूँ अब नए टॉपिक में, नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।